नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। जनहित में खबरों का परीक्षण पटियाल का जुनून है और शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। आज सबसे पहले एक कैबिनेट मंत्री के स्टिंग ऑपरेशन का परीक्षण होगा। कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार पर करप्शन का आरोप लगा दिया है। 1146 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का दावा भी किया जा रहा है। राज्य है राजस्थान और कैबिनेट मंत्री का नाम है किरोड़ी लाल मीणा। दूसरा परीक्षण देश के सबसे चर्चित पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस का करूंगा। यह जानने की कोशिश होगी कि असली विलेन कौन है और क्या एक बार फिर नाबालिग बच्चे की जमानत रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी के लिए तो असली विलेन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। एक विधायक की पत्नी भी सामने आई है। उन्होंने आरोपी पर कई गंभीर दावे किए हैं। नाबालिग आरोपी के खिलाफ अडल्ट ट्रायल को लेकर कोर्ट ने क्या कहा? जो लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मजाक उड़ा रहे हैं वो सही हैं या गलत? हर सवाल का जवाब आज पटियाल के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज कह दिया कि कोलकाता में 2010 के बाद जिसे भी ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है वो सब फर्जी है, सब रद्द कर दिया गया। अदालत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? क्यों ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं? हाईकोर्ट के डिसीजन को बीजेपी क्यों ममता सरकार की हार बता रही है? हर सवाल का जवाब पटियाल के परीक्षण में देखिए। चौथा परीक्षण दिल्ली में स्वाति मालीवाल के डर और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी का होगा। पूरी बीजेपी केजरीवाल के पीछे पड़ी है कि वो स्वाति मालीवाल केस में कुछ बोलते क्यों नहीं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि उनकी पर्सनल फोटोज को पब्लिक करने की साजिश चल रही है। दिल्ली की राजनीति में शराब के बाद स्वाति के साथ हुए कथित घोटाले का परीक्षण देखने के लिए आज रात 9:45 तक पटियाल के साथ रहिए। आज सबसे पहले आप सब पटियाल के साथ पुणे चलिए, जहां इस वक्त एक बड़ा फैसला आ रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पोर्शे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बिल्डर के आरोपी बेटे की जमानत के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। उसी की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने का फैसला लिया गया है। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक रिमांड होम में रखा जाएगा। नाबालिग आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग आरोपी का अडल्ट ट्रायल हो या नहीं, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। लेकिन केस में गिरफ्तार 6 लोगों में से 3 को पुणे सेशंस कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब आपको यह बता देता हूं कि ये तीनों लोग कौन हैं जिन्हें कल तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। पहले हैं विशाल अग्रवाल, जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं। दूसरा है जयेश बोनकर और तीसरा है जितेश शवानी। ये तीनों बार संचालक हैं और जिन पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है, उनमें से ये दोनों अंत वाले नाम उन आरोपियों के हैं। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने की अपील की थी, मांग रखी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कोई भी शख्स अभी फरार नहीं है इस बात का हवाला देते हुए और उनको 41A के तहत नोटिस नहीं भेजा गया, ये कहते हुए कोर्ट रूम में क्या कुछ कहा, इसकी इनसाइड डिटेल भी अब आप सुन लीजिए। जो जमानत मिली थी वो जमानत रद्द नहीं हुई है, ये आप इसको कंसेप्चुअली समझिए। इस बात को जमानत मिल जाती है, किसी को एक प्रोविजन होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जमानत कैंसिल करनी है तो उसका भी प्रोविजन होता है 439(2) सीआरपीसी के हिसाब से उनको कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाना होता है। आज उनकी जमानत रद्द नहीं हुई है। इट इज़ नॉट कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल का मतलब है कि जो पहले की ऑर्डर थी उसको सेट असाइड करके किसी इंसान को वापस कस्टडी में लेना, ये कस्टडी नहीं है। दिस इज़ अ रिहैब होम अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस स्कीम के हिसाब से इसको एक रिहैब होम कहा जाता है। उस रिहैब होम में उनको डिटेन करने का ऑर्डर जो है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। ये तो हुए केस के अपडेट। अब मैं अपने परीक्षण की तरफ लौटता हूं और आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। इस केस में जब नाबालिग को जमानत दे दी गई थी तो बेल की शर्त पर पूरा देश जस्टिस बन गया था। सब कह रहे थे कि जिसने शराब के नशे में 2 लोगों को मार डाला
उसे निबंध लिखने की शर्त पर जमानत कैसे दे दी? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कानूनी मर्यादा और सीमा को जाने बिना तरह तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे जिन्हें कानून का क भी नहीं पता, वो भी बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे। इतना ही नहीं, छपास के रोग वाले सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट कर रहे थे। अब पटियाल दो लोगों का जिक्र करने जा रहा है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जमानत और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में जो कुछ कहा वो बहुत चिंता की बात है। पहले हैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दूसरी हैं महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने नाबालिग आरोपी की तुलना ओला उबर के अडल्ट ड्राइवरों से कर दी थी। देश की संवैधानिक संस्था के फैसले को देश की राजनीति से जोड़ते हैं ऐसे बहुत से नेता हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर राहुल गांधी के ज्ञान का परीक्षण करूंगा, उससे पहले अमृता फडणवीस ने अपने अर्ध ज्ञान से कैसे संवैधानिक संस्था को लानत भेजी, उसके लिए मैं आपको अमृता फडणवीस का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें वो लिखती हैं, अनीश अवदिया और अश्विनी कोष्ठा के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दोषी वेदांत अग्रवाल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शर्म आनी चाहिए। संविधान सबको अभिव्यक्ति की इजाजत देता है, आजादी देता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसी लापरवाह टिप्पणियां क्या समाज को गलत मैसेज नहीं देती? अमृता फडणवीस संवैधानिक संस्था को धिक्कार रही हैं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो जो कहती हैं उसे लोग सुनते हैं। वो रोल मॉडल हैं, वो जब भी ऐसे बयान देती हैं तो इससे गलत संदेश जाता है, लोगों को गलत जानकारी मिलती है। अब मैं आपको पुणे एक्सीडेंट पर राहुल गांधी का वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने 24 घंटे पहले दिया था। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सज़ा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यूपीए सरकार में पास हुए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। अब वो नाबालिग कानून की तुलना में देश के समान एडल्ट कानून से करें, जो कि सही नहीं है। या तो राहुल गांधी को कानून की सही जानकारी नहीं, या फिर वो राजनीतिक वजहों से ऐसा नहीं कर रहे। दोनों ही स्थितियों में ये ठीक नहीं है। यहां पटियाल के मन में कुछ सवाल है। क्या नेताओं के ऐसे बयान देश के सामान्य लोगों को और उनके मन में कानून की गलत तस्वीर बनाते हैं? क्या देश को कानून के बारे में गलत जानकारी देते हैं? देश जनता के इमोशन से चलेगा या कानून और संविधान से चलेगा? नेता जब संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज करते हैं तो क्या वो देश को तालिबानी सिस्टम की ओर नहीं धकेलते? ये बड़े सवाल हैं। नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं और होती भी होंगी। पटियाल की कोई मजबूरी नहीं, इसीलिए वो इस केस में नेताओं के दावों का फैक्ट चेक कर रहा है। वैसे कानून जानने वाले नेता राहुल गांधी और अमृता फडणवीस के कानून पर क्या ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं, वो भी आप सुनिए। अक्सर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी बिना पूरी जानकारी लिए अपने विचार जो हैं सामने रखते हैं, कानून या कानूनी प्रावधानों को नज़रअंदाज करते हैं। जो कम सज़ा सुनाई गई, इस पे तो प्रतिक्रिया कई लोगों ने दी है कि भाई गलत है, इतनी कम सज़ा कैसे हो सकती है, 2 लोगों की जान गई है। तो अब उसके खिलाफ जो कानूनी अलग प्रावधान लग सकते हैं उस पर एक अलग चर्चा होती है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना कहाँ तक उचित है? स्थितियाँ होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति नाबालिग हो, मतलब 18 साल से कम हो, तो उनको एज ए अडल्ट भी ट्राई किया जा सकता है, और रेप के केस में, कई केसेस में अक्सर किया गया है। तो इसीलिए इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं समाज में तो अपनी एक चर्चा है, लेकिन जो जुडिशरी के पास ऑप्शंस हैं अपील में, उसके लिए भी व्यक्ति को प्रतीक्षा करना चाहिए। अमृता फडणवीस जी का तो एक पॉलिटिकल रिएक्शन है। शी इज़ वाइफ ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो तो
पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए ये सब रिएक्ट करती है। कुछ हद तक द्रवित भी होंगी, दुखी भी होंगी, बट जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया होगा, इट इज़ मोर टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन। ऑफ कोर्स इट्स अ लीगल मैटर एंड ये तो कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि किसको कैसे सज़ा होनी चाहिए। मगर लॉ में भी प्रोविज़न है कि इवन इफ समबडी इज़ नॉट 18 बट मेंटली वो 18 हो चुका है और सपोज देयर इज अ क्रिमिनल माइंडेड बॉय और वो 17 साल में भी वो कर्म करता है जो 22 साल वाले करते हैं, उसकी हीनियसनेस, उसकी प्रोपेंसिटी, और सबसे बड़ी बात है कि उसका एक आदतन जो उसका एक रवैया होता है। तो ये सब देख के एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सकती है कि ही इज एक्चुअली दो टेक्निकली जुवेनाइल बट लीगली वी कैन से ही इज नॉट अ जुवेनाइल। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि दैट टेस्ट कैन हेल्प। अब पटियाला आपको जुवेनाइल जस्टिस कानून के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी एक्ट 2015 की धारा 4 के तहत गठित की गई एक संवैधानिक संस्था है जो कानून तोड़ने वाले बच्चों से जुड़े मामलों को हैंडल करती है। गंभीर अपराध में भी नाबालिग पर बड़े फैसले लेने का अधिकार है। बच्चे पर अडल्ट कानून के तहत केस चलाया जाए या नहीं, इसका फैसला भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है। पुणे एक्सीडेंट केस में कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों के दबाव में उनका स्वागत कर रही थी, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जुवेनाइल कानून के मुताबिक पुलिस नाबालिग आरोपी को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पूछताछ, गिरफ्तारी या पुनर्वास में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। नाबालिगों को गंभीर केस में भी कानूनी सहायता देता है। अब इस केस में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मतलब बोर्ड के जमानत देने पर, कि आखिर बोर्ड ने जमानत दी क्यों, निबंध लिखने की शर्त क्यों लगाई, उसका लीगल स्टेटस जान लीजिए। जेजेबी एक्ट की धारा 12(1) बच्चे को जमानत पर रिहा करने का अधिकार देती है। नाबालिग आरोपी को अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जेजेबी की जमानत शर्तों में संशोधन संभव है। पटियाल ने इस विषय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की। उनकी बात देश के नेता और आम लोग ध्यान से सुने। उन्हें पता चलेगा कि पुणे में जुवेनाइल बोर्ड ने जो किया वो सही था और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक इस कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक जो गुने 7 साल मिनिमम, जिसमें 7 साल की सज़ा है, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को हीनस ऑफेंस कहा जाएगा। और उससे अगर सपोज़ किसी ऑफेंस में 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसमें मिनिमम सज़ा का प्रावधान 7 साल का नहीं है, तो वो उस तीसरी कैटेगरी में हीनस ऑफेंसेस में नहीं आते, उनको सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में लिया जाए। अब इस केस में जो पुणे वाला केस हुआ, इसमें केसेस उनके खिलाफ में ड्रंकन ड्राइविंग का केस है और 304(a) का केस लगाया था पहले, जिसमें सिर्फ 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर बाद में उसको 304 कर दिया गया, जिसको कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 304 में भी मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 10 साल का है, मिनिमम सज़ा का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसमें कोई भी ऑफेंस जो है वो हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। अगर वो सीरियस हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में ये ऑफेंस नहीं आते तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और दूसरा पर्याय नहीं है उसको बेल देने के अलावा, जो उन्होंने किया। और बाकी जो कंडीशन लगाई कि आप ऐसे लिखो, पुलिस को मदद करो, ये करो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कानून के प्रावधान के हिसाब से ही की गई हैं, क्योंकि चौथी कैटेगरी का अभी भी अमेंडमेंट आज तक कानून में हुआ नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में भी मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, मिनिमम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस को आप हीनस नहीं गिन सकते। तो इसमें अगर पुलिस जाएगी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसको मेजर ट्रीट करने के लिए, तो शायद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके लिए एग्री नहीं करेगा। उसके लिए हो सकता है पुलिस को फिर आगे सेशंस कोर्ट में या उसके ऊपर की अदालत में जाना पड़े। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में एक नए आरोप की एंट्री भी हुई है। आरोप लगाने वाली महिला है सोनाली तानपुरे। सोनाली के पिता विधायक हैं, उनका नाम है प्राजक्त तानपुरे। उनकी पार्टी शरद पवार वाली एनसीपी है। अब आप पुणे के नाबालिग आरोपी पर सोशल मीडिया संदेश से इस नए आरोप को जान लीजिए। कल्याणी नगर में हुए कार हादसे के बाद मुझे एक बार फिर वो बातें याद आ गई। कल्याणी नगर हादसे का आरोपी और मेरा बेटा एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस समय मेरे बेटे को कुछ छात्रों की रैगिंग के कारण काफी परेशानी हुई थी। मैंने इन बच्चों की शिकायत उनके अभिभावकों से की थी, लेकिन
कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार इन बच्चों की वजह से मुझे मेरे बेटे का स्कूल बदलना पड़ा। उन घटनाओं का बुरा असर आज भी मेरे बेटे के दिमाग पर है। अगर उस वक्त बुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इतना भयानक अपराध नहीं होता। इन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। ये लिखा गया है विधायक की पत्नी की तरफ से। सोनाली ने जो बातें आज कही हैं, पटियाल ने यही बातें कल आपसे कही थी कि इस केस में अगर कोई मुजरिम है तो वो है नाबालिग आरोपी के माता पिता। अगर वक्त रहते उन्होंने काम किया होता तो आज उनके बच्चे को यह दिन देखना नहीं पड़ता। पटियाल की देश के नेताओं से भी एक अपील है, सोच समझ कर बोले, कानून को राजनीति के चश्मे से कतई ना देखें, जनता को गुमराह बिल्कुल ना करें। सीएम के ड्राइंग रूम में तमाशा, केजरीवाल चुप। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक स्वाति के साथ बदसलूकी, केजरीवाल चुप। अरविंद केजरीवाल से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। अरविंद जी नहीं सर नहीं। विभव की गिरफ्तारी, केजरीवाल चुप। मुंबई में विभव की जांच हुई, केजरीवाल चुप। स्वाति के संगीन आरोप, केजरीवाल चुप। स्वाति का स्टिंग करने की कोशिश, केजरीवाल चुप। एक तरफ बीजेपी है जो कहती है कि स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल चुप क्यों है। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का यह आरोप है कि उनकी पर्सनल फोटोज लीक करने की सुपारी दी गई है। इन दोनों के बीच है दिल्ली लोकसभा का चुनाव। वैसे तो केजरीवाल खूब बोल रहे हैं, लेकिन उन सवालों पर नहीं जो विरोधी पूछ रहे हैं। विरोधी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हाउस कांड पर अपना मुंह कब खोलेंगे। क्या कोई है जो केजरीवाल को इस मुद्दे पर बोलने से रोक रहा है? स्वाति मालीवाल के साथ विभव के वायलेंट सीन पर केजरीवाल कब तक साइलेंट रहेंगे? केजरीवाल ने थोड़ी ही देर पहले एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि उनके बूढ़े माता पिता से दिल्ली पुलिस कल पूछताछ करेगी। केजरीवाल ने इस ट्वीट का जवाब स्वाति मालीवाल ने दिया। स्वाति मालीवाल ने क्या लिखा? मेरे कंप्लेंट फाइल करते ही नेताओं और वॉलंटियर्स की पूरी आर्मी मेरे पीछे लगाई गई। मुझे बीजेपी का एजेंट बुलाया गया, मेरा चरित्र हरण कराया गया, काट पीट के वीडियो लीक की गई, मेरा विक्टिम शेमिंग करवाई गई। आरोपी के साथ घूमे, उसको क्राइम सीन पे दोबारा आने दिया गया, सबूतों से छेड़छाड़ करी गई। आरोपी के लिए खुद सड़क पर उतर गए और अब मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मैं इसे नहीं मानती। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट है। सबके मन में यह सवाल है कि 13 मई को स्वाति मालीवाल सीएम हाउस पर खुद पहुंची थी या फिर उन्हें वहां बुलाया गया था। स्वाति सीएम के ड्राइंग रूम में विभव से लड़कर पहुंची, बिना अनुमति के पहुंच गई, या फिर कहानी कुछ और ही है? इस पूरे विवाद में विभव की भूमिका क्या है? स्वाति मालीवाल से उनकी लड़ाई का कारण क्या है? विभव आरोपी है या आपसी राजनीति में बलि का बकरा बनाया गया? विभव पर मोबाइल फॉर्मेट करने का आरोप क्यों लगा है? विभव के फोन पर जांच एजेंसियों की नजर आखिर क्यों है? अगर आम आदमी पार्टी ने विभव को दोषी बताया था पहले, तो अब स्वाति को विलेन क्यों बनाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब विपक्ष केजरीवाल से जानना चाहता है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वो चुप है। आज स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर कुछ और गंभीर आरोप लगाए। क्या है स्वाति मालीवाल के ये आरोप? आगे आपको बताऊंगा। पहले आप केजरीवाल के ऊपर बीजेपी के अटैक का जवाब सुन लीजिए। जब अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सकपका गई, एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू की। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने
25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है। एक के बाद एक लगातार कोशिश हो रही है। जब उन्हें लगा बाहर से एक कोशिश सफल नहीं हो रही तो उन्होंने अंदर के चेहरों को पकड़ा। स्वाति मालीवाल जी को लेके आए, वहां भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां भी भारतीय जनता पार्टी की साजिशें दुनिया ने, दिल्ली के लोगों ने देख ली। इस बार चेहरा अंदर का था। स्वाति मालीवाल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हर मामले में मुखर नजर आती हैं, लेकिन अपने साथ हुई बदसलूकी पर स्वाति मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही हैं? क्या स्वाति पर किसी तरह का दबाव है? स्वाति मालीवाल ने आज फिर सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया, केजरीवाल की पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। स्वाति ने लिखा, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। यह बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की तो किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। स्वाति ने कहा, हजारों की फौज का अकेले सामना करूंगी, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। पटियाल का सवाल है यहां, क्या यह लड़ाई केवल सोशल मीडिया पर ही लड़ी जाएगी? पूरे मामले पर स्वाति बाहर आकर कब बोलेगी? सीएम हाउस कांड पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। बीजेपी के नेता केजरीवाल की चुप्पी के कारण गिना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्वाति मालीवाल के मुद्दे को महत्वपूर्ण ही नहीं मानती। वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं? उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए ये भाव रख सकते हैं, तो वो जनता के प्रति कितना घटिया, निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। केजरीवाल जो अपने स्वघोषित दोहरे मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो दंड पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया उनका मानदंड। अब उनसे बता दीजिए कि अगर वो केस फर्जी है तो इतने सारे लैपटॉप और मोबाइल ये क्यों नष्ट करने पड़े? आप याद करिए, ऐसा ही आरोप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी लगाया था। ऐसा ही किरण बेदी के साथ हुआ था। कुमार विश्वास बहुत सारी बातों में अंदरूनी बातें बोल चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए इस मसले पर, वो चुप है। उनके घर में पिटाई उनकी पार्टी मेरे ख्याल में स्टेटमेंट इशू किया है, मैं उस पर कोई ऐड करने की मुझे बचने की कोशिश करें सर, ये एम्बैरेसिंग है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, माध्यम लोग चाहते हैं कि ऐसे विषयों पे आप पूरा विवाद को जरा सा करके हमारे देश के असली विषय जो हमारे देश की जनता चाहते हैं उसको सारे लोग भूल जाए, और ये जो गॉसिप में, ये जो विवाद में लोग फंस जाए। मैं तो इस खेल नहीं खेलूंगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई और उस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भी एंट्री हो गई है। एलजी विनय सक्सेना ने दावा किया है कि स्वाति मालीवाल ने फोन पर अपनी बात रखी थी। मालीवाल ने बेहद पीड़ा के साथ अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। उपराज्यपाल ने कहा कि वह इस मामले पर मीडिया में चल रही खबरों से बेहद व्यथित हैं। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट का एपिसोड एक नई जगह भी पहुंच गया है, और वो नई जगह है दिल्ली महिला आयोग में भर्ती घोटाला। दावा किया जा रहा है कि डीसीडब्ल्यू भर्ती घोटाले की फाइल दिखाकर ही स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है। साल 2016 में दिल्ली विमेन कमीशन भर्ती घोटाले को लेकर दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज की थी। साल 2017 में कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने की बात कही थी। स्वाति पर गैर कानूनी तरीके से दिल्ली महिला आयोग में 90 नियुक्तियां करने का आरोप लगा।
जिसमें से 71 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थे। आरोप है कि आयोग के पास जगह केवल 26 की थी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने 90 भर्ती कर लिए। इनमें से 20 नियुक्तियां उनकी हुई जिन पर आम आदमी पार्टी से जुड़े होने का आरोप है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगी हुई है, क्योंकि इसके खिलाफ स्वाति मालीवाल की याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर। वैसे इस भर्ती घोटाले में जब स्वाति पर आरोप लगे तो उन्होंने एलजी साहब को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन अब वही एलजी साहब स्वाति का समर्थन कर रहे हैं और मालीवाल अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी है। स्वाति मालीवाल जी सिर्फ उसका चेहरा है। और आज जब एलजी साहब, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है, तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है। ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। स्वाति मालीवाल के केस में विभव का फोन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस से पहले विभव की लोकेशन निकाली, फिर उसे लेकर मुंबई गई। वहां पर उन लोगों से मिली जो उस वक्त विभव से मिले थे। उनके बयान लिए गए, फिर विभव के बयान से उन्हें मैच किया गया। दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि उसे इस केस में इस पूरी पड़ताल के बाद बहुत अहम सुराग मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने आज केजरीवाल को एक और शॉक दिया। 2 दिन पहले दिल्ली मेट्रो की दीवार पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ धमकी भरे मैसेज लिखे गए थे। आप आदमी पार्टी के नेताओं ने धमकी को सीधा पीएमओ की साजिश बताया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि वॉल राइटिंग का आरोपी अंकित गोयल है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी बरेली का रहने वाला है, बैंक में जॉब करता है, केजरीवाल का समर्थक था, अब नाराज है। इसी वजह से उसने मेट्रो स्टेशन की दीवार पर धमकी के मैसेज लिखे थे। सीएम केजरीवाल ने आज न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया। स्वाति मालीवाल के बारे में पूछे गए सवाल पर केजरीवाल ने कहा, स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में 2 वर्जन हैं, मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूं। अब पटियाला आपको पश्चिम बंगाल ले चलेगा, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले का परीक्षण आज बहुत जरूरी हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है कि 2010 के बाद वेस्ट बंगाल में जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने हैं वो सब अवैध हैं। प्रदेश में नई ओबीसी लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने सर्टिफिकेट्स के आधार पर नई नौकरी नहीं मिलेगी। जिन्हें पुरानी लिस्ट के आधार पर नौकरी मिली है, उनकी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला आखिर लिया क्यों है। अदालत ने माना कि 2011 से जो भी जातियां ओबीसी लिस्ट में शामिल की गई हैं, उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों का अनदेखी हुई है, मनमाने ढंग से यह किया गया है। हालांकि इस फैसले को राजनीति अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। देखिए, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले।
पटियाला अब अपनी ही सरकार के खिलाफ एक कैबिनेट मंत्री के आरोपों का परीक्षण करेगा। सरकार राजस्थान की है और कैबिनेट मंत्री का नाम है किरोड़ीलाल मीणा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किरोड़ीलाल मीणा ने एक पत्र लिखा है। चिट्ठी में किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार से भ्रष्टाचार की शिकायत की है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप क्या लगाए हैं। जयपुर में सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है। मीणा का आरोप है कि अफसर इस प्रोजेक्ट में घोटाला कर रहे हैं। इससे सरकार को 1146 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मीणा ने चिट्ठी में यह दावा किया है कि प्रोजेक्ट बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही शुरू कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परियोजना की फाइल लौटा दी थी। अब पटियाल आपको उस परियोजना के बारे में बताएगा जिसमें घोटाले की शिकायत मंत्री ने सीएम से की है। जयपुर के गांधीनगर में एक इलाका है, उसमें प्रस्तावित एक सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट है। परियोजना में 6 मल्टी स्टोरी इमारतों का निर्माण होना है। 4 इमारतों का इस्तेमाल सरकारी आवास के तौर पर होना है, जबकि 2 इमारतें प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दी जाएंगी। जहां यह निर्माण होना है वहां पहले से ही सरकारी घर बने हुए हैं। मीणा ने अपनी चिट्ठी में इस बात पर भी सवाल उठाया है कि जब कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, मुख्यमंत्री ने फाइल लौटा दी थी, आचार संहिता लागू है, तो सरकारी आवास निर्माण का नोटिस जारी कैसे हो गया? मोटा मोटा ये माना जाए वहाँ 17,000 वर्ग गज टोटल वो एरिया है गांधीनगर जयपुर में, जिसमें करीबन 1146 करोड़ का चूना सरकार को लगने की संभावना है। और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि इसकी जांच कराई जाए, सरकार को किसी प्रकार का चूना नहीं लगे, नुकसान नहीं हो, और उसकी जांच मुख्यमंत्री जी जरूर कराएंगे। और मेरे तो ये भी पता लगा है कि कोर्ट ने भी उसको, हाई कोर्ट ने भी उसको स्टे लगा दिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार का जो स्टिंग किया है उसका सच क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जयपुर के गांधीनगर में ओल्ड MREC कैंपस पहुंच गए, जहां सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण होना है। मनीष शर्मा से सुनिए किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों का आधार है क्या। कि डॉक्टर किरोड़ीलाल का आरोप है कि 5 साल पहले इस परियोजना की कीमत लगभग 277 करोड़ थी, लेकिन अब 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा निजी क्षेत्र को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उनका ये कहना है कि इस योजना के नाम पर करोड़ों रुपया निजी क्षेत्र को दिए जाने की तैयारी है, इसलिए इस योजना पर रोक लगनी चाहिए। फिलहाल उन्होंने कुछ और मुद्दों का भी जिक्र किया है कि इकोलॉजिकल यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से इस इलाके में काफ़ी संकट हो सकता है। इसके अलावा ये वीवीआईपी इलाका है क्योंकि इसी रोड पर आगे हाई कोर्ट के जजेस के बंगलोज हैं और उनकी सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है यदि यहाँ पर हाई राइज टावर बनाए गए। ये पूरी सड़क अगर आप देखें तो ये गांधीनगर रोड कहलाती है और इसमें कुछ आगे जाने पर हाई कोर्ट के जजेस के बंगले हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि पर्यावरण के लिहाज से ये टावर्स ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोर समेत अन्य प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं वो पक्षियों के लिए काफ़ी मुफीद हैं। साथ ही साथ उन्होंने लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित जयपुर एयरपोर्ट का भी हवाला दिया है कि जयपुर एयरपोर्ट यहाँ से बेहद नज़दीक है और ऐसे में ये जो ऊंची टावर बनेगी वो एयरपोर्ट के लिहाज से भी ठीक नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी ने अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की पत्रावली लौटा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके सामान्य प्रशासन विभाग यहां पर इमारतें बना रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किरोड़ीलाल मीणा हैं कौन। राजस्थान की भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के पास राजस्थान के कृषि विभाग की जिम्मेदारी है। किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान में बाबा के नाम से भी पहचाने जाते हैं। 2023 में सवाई माधोपुर से बीजेपी के विधायक चुने गए थे। इससे पहले 2018 से 2023 तक राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा 400 से अधिक आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। गहलोत सरकार के दौरान भी विपक्ष में रहते हुए किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर आंदोलन कर चुके हैं। राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन अपनी सरकार में भी किरोड़ीलाल के पुराने तेवर अब भी बरकरार हैं। किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर ना तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है और ना ही उनकी पार्टी फिलहाल कुछ बोलने को तैयार है, लेकिन मंत्री की चिट्ठी ने राजस्थान में पॉलिटिकल गर्मी बढ़ा दी है।
6 महीने पहले सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस अब भजनलाल सरकार से जवाब मांग रही है। सही बात कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी कि भाई जो कंपनियां भ्रष्ट है, 6 महीने हो गए बीजेपी सरकार को, तो आखिर वो कंपनियां काम क्यों कर रही है? यदि काम कर रही है तो इसका बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में साठगांठ है राजस्थान की बीजेपी की सरकार का। तो खुद मंत्री आरोप लगा रहे हैं, हम थोड़ा ना कह रहे हैं, खुलेआम मंत्री का कहना, इसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। ऐसे में राजस्थान की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जवाब देना चाहिए। खुलेआम आपकी सरकार में, राजस्थान की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपके सीनियर लीडर मिनिस्टर कह रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी वालों थोड़ी शर्म करो, जवाब दो, जनता जवाब सुनना चाहती है। राजस्थान सरकार को इन आरोपों पर जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए, क्योंकि आरोप उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं, इसलिए जवाब देना बनता है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब चढ़ते पारे और आपकी मुसीबत बढ़ा रही गर्मी का परीक्षण होगा। गर्मी लगातार कई दिनों से अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। घर के अंदर रहें या बाहर, आपके लिए गर्मी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। यह समझने के लिए सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। फिल्म स्टार शाहरुख खान गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं। चिलचिलाती धूप में बॉलीवुड के बादशाह अहमदाबाद में क्रिकेट मैच देखने पहुंचे थे। लू के थपेड़ों की चपेट में आकर शाहरुख डिहाइड्रेशन से गिर पड़े, शिकार हो गए उसका। इसके बाद शाहरुख को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गर्मी के चलते आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि आपको घर के अंदर भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी बढ़ने से, आग लगने से हादसे भी बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच पावर कट कोड़ में खाज का काम कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है। डिमांड ज्यादा का असर बिजली की सप्लाई पर भी अब पड़ने लगा है। थोड़ी देर में गर्मी और उससे लापरवाही की वजह से जो हादसे हो रहे हैं वो वाकई ही चौंकाने वाले हैं और आपको सजग रहने की भी उनमें जरूरत है। देश के तमाम हिस्सों से आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी पहली वजह है गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा। दूसरी वजह है लगातार 40-42 डिग्री से ऊपर तापमान और बिजली की खपत से बढ़ने वाला ओवरलोड। तपते मौसम में बिजली के तार गर्म होकर पिघलने का खतरा होता है, जो शॉर्ट सर्किट की वजह बन जाते हैं। एक चिंगारी निकलते ही गर्म माहौल और हवा उसे आग की शक्ल दे देता है। सबसे बेहतर तो यही होगा कि घर, दुकान या दफ्तर के अंदर भी आप सतर्क रहें। इसके बावजूद अगर कहीं आग लग जाए तो जहां आग लगी हो वहां से तुरंत दूर चले जाएं। इमारत के बाथरूम या किसी और जगह में ना छिपें। बिजली से चलने वाले उपकरण और मशीनों को बंद रखें और सबसे जरूरी यह है कि रास्तों को बिल्कुल साफ रखें। सामान रखकर उनका अतिक्रमण कतई ना करें। यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और अपना जो मेन पावर का जो प्लग है उसे बंद कर नहीं जा रहे हैं तो भी खतरा बढ़ जाता है आपके घर में आग लगने का। आप गाड़ी की सर्विसिंग टाइम से कराएं, उसके लीकेज को चेक करें, उसको कंटिन्यूस ना चलाएं, क्योंकि ये एक आग लगने का कारण हो सकता है। आप घर में मान लीजिए खाना बना रहे हैं और आप फोन में लग गए और उसमें कोई ऑयल की चीज़ थी, कुछ थी, तो आग लगने वो गर्म हो गया, आग लग जाएगी। 70% जो आग हमारी लग रही है वो इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड की वजह से लग रही है। आपने एक प्लग में 4-5 प्लग लगा दिए तो इसमें आग लगने के चांस ज़्यादा है। एक और बहुत बड़ा कारण है एसी का कंटिन्यूस चलना। अगर कोई भी मशीन कंटिन्यूस चलेगी तो उसमें आग लगने की संभावना है। देश के तमाम राज्यों में गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ गया है। बिजली की सप्लाई बरकरार रखने के लिए पावर कट का सहारा भी लेना पड़ रहा है और ऐसा बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में बिजली की खपत का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 21 मई को दिल्ली में बिजली की मांग 7,717 मेगावाट तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी बिजली की डिमांड गर्मी की वजह से बढ़ गई है। 21 मई को यूपी में बिजली की 590.6 मिलियन यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर इसे दर्ज किया गया, जिससे पिछले साल 579 मिलियन यूनिट खपत का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 2023 में यूपी में रोजाना औसत 403 मिलियन यूनिट बिजली की मांग थी। इस साल बिजली की खपत बढ़कर 484 मिलियन यूनिट हो गई है। अंतर आप खुद देख सकते हैं इसमें। देश में बम की धमकी केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। आज दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बने अमित शाह के ऑफिस के आसपास बम की तलाशी हुई, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला।
बुर्के वाली वोटर्स के लिए बूथ में महिला पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से यह मांग की है। दिल्ली में वोटिंग के दिन मेट्रो ट्रेन सेवा सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। हर आधे घंटे में एक ट्रेन होगी। सुबह 6 बजे के बाद मेट्रो रेल सेवा सामान्य हो जाएगी। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि।